Hello student, I am Praveen sir. I am going to teach you 10th standard Science 1 chapter 1st gravitation. Okay, so ग्रेविटेशन जैसे कि आपने पहले से स्टडी किया हुआ है कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे हम बॉल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स के बाद वो बॉल जो है सर्टेन टाइम लिमिट के बाद वो डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस को टच करता है, तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन. ओके, सो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एनी टू मैटर पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन का वो किन्हीं दो मैटर्स के बीच में होता है. दैट मीन्स कि जैसे कि एक मैटर हो गया हमारा बॉल जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया. ओके, और उस मैटर को वापस ग्राउंड लेवल पे यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने वाला दूसरा मैटर था हमारा अर्थ, जो कि उसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचकर ज़मीन पर लेके आता है. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आता है. सो जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, और आपको पहले से ही पता है कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे. तो उस कॉन्सेप्ट यानी कि वो टॉपिक है दैट इज़ द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट के साथ में उन्होंने कुछ डेरिवेशन बताए थे और उसके बेसिस पे उन्होंने एक फार्मूला फाइंड आउट किया था. वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. Every object in the universe attracts every other object with a definite force. आपको पता है कि यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, सो यहाँ पर कैसा होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं कि सन जो है, हमारे सन के सराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में. सो वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट वो अट्रैक्शन कैसे होता है और किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं. दैट इज़ द दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट. ओके, साइंस में हम प्रोडक्ट का मतलब बोलते हैं दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये डेरिवेशन में मैंने दिखाया आपको, फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो मासेस के बीच में, या m1 और m2 के बीच में. ठीक है, यहाँ पर और डायग्राम में भी आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दो मासेस ड्रॉ किए हुए हैं, मास m1 और मास m2. उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का साइन भी बनाया हुआ है और उनके बीच में एक डिस्टेंस भी मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको. उस डिस्टेंस को हम दिखाते हैं d से. सो स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज़ द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोर्स के ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लाइक दैट यहाँ पर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. राइट, इस तरीके से ये स्टेटमेंट हम फॉलो करते हैं. सो यहाँ से ये ख़त्म हो गया और यहाँ पर हमने जो ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया और ये कुछ स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में आपको दिखाना चाहूँगा. लेट m1 एंड m2 बी द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड d बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. और यहाँ पर हमने f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. वो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूँगा. दैट इज़ f proportional to m1 m2 into 1/d स्क्वायर. ओके, सो इसके बाद आपका ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है दैट इज़ f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/d स्क्वायर. जब ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म रिप्लेस होता है तो यहाँ पर इक्वल टू विथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टर्म आता है और वो बन जाता है फॉर्मूला दैट इज़ f इज़ इक्वल टू g m1 इंटू m2/d स्क्वायर. अब ये g क्या है? ये g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दिया है g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इस g की वैल्यू होती है दैट इज़ g इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, ये आपके ये g की वैल्यू हो जाती है, कैपिटल G जिसको हम लोग बोलते हैं. स्मॉल g इंक्लूड मत करना.
तो ये वैल्यू पूरे होल यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है। सो इस बेसिस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का एफ है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, सो यहाँ पर आपको दो मासेस दिए गए हैं। फर्स्ट मास है m1 और यहाँ पर ये सेकेंड है m2। सो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में दिखाता हूँ। m1 यहाँ पर मास आपका हो जाएगा दैट इज़ 6 इंटू 10⁻24 kg, m2 इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, आगे क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। डिस्टेंस जैसे कि हमें पता है, डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं। सो दैट मीन्स डिस्टेंस हमारे पास दिया है इक्वेशन में 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है किलोमीटर यानी k का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 मीटर। ओके, 10⁻3 मीन्स होता है 1000। सो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा दैट इज़ 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। यह आपके कंप्लीट डी की वैल्यू होगी। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, यानी उनके बीच का हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड आपको यूज़ करने को बोला है जी, कैपिटल जी की वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये भी हमें डेटा में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, g इज़ इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही डेरिवेशन में करके दिखाया था। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, F इज़ इक्वल टू GM1M2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ओके, सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। एक बार वापस से फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको वैल्यूज़ को पुट करने में आसानी हो। M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। F तो हमको फाइंड आउट करना है, आपको पता ही है। G की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 6.7 इंटू 10⁻11, 6.7 इंटू 10⁻11। M1 आपको पता ही है 6 इंटू 10⁻24 और M2 आप यहाँ से मिलेगा आपको 7.4 इंटू 10⁻22। ओके, होल डिवाइडेड बाय दैट इज़ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रही आपकी डी की वैल्यू 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। सो 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। बट यहाँ पर आपको डी स्क्वायर दिया और हमारी वैल्यू है डी, तो हमें इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे 10⁻² के टर्म है उसको एक साइड लेते हैं और जितनी भी वैल्यूज़ है अदर वैल्यूज़ उनको एक साइड लेते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। ओके, और यहाँ पर हमने कर दिया 10⁻11, 10⁻24 एंड 10⁻22 होल डिवाइडेड बाय, हम इसको यहाँ पर जो है इसका ब्रैकेट स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो 3.84 का स्क्वायर मतलब हम लोग टू टाइम्स उसे लिखेंगे, 3.84 इंटू 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² की कोई वैल्यू का जब स्क्वायर होता है तो वो उसका डबल हो जाता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 10⁻8 का हो जाएगा 10⁻16। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं। वो कैंसिलेशंस के लिए मैं
आपको थोड़ा सा रेड मार्कर से दिखाता हूँ। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 को हम 2 से कैंसिल करते हैं। ओके, तो 2 से कैंसिल किया तो 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर ये पार्ट को हमने 2 से कैंसिल किया तो हमें मिलता है 1.42। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 3 से इस सेकंड 3.84 को कैंसिल करेंगे, तो ये 3 से इसको कैंसिल किया तो हमें मिलता है 1.68, राइट। ओके, तो हमारी इतनी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो गए। हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसी तरीके से। तो हमारे पास मिलेगा 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 एंड 10⁻24 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास पूरा वैल्यू मिलेगा 10⁻46। और 10⁻46 में से हम 10⁻11 को माइनस करते हैं। ओके, तो हमें एक फाइनल वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁻35, राइट। तो बट मैं आपको पहले सिंपल इक्वेशन में दिखा देता हूँ। 10⁻11 इंटू इन दोनों को ऐड किया तो आपका हो गया 10⁻46, और ये 10 जो टर्म है 10⁻16 के टर्म को हम ऊपर लेंगे बाद में, बट अभी के लिए यही नीचे देखते हैं। 1.42 इंटू 1.68 इंटू 10⁻16। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलता है 24.79। यहाँ पर 10⁻46 में से 10⁻11 निकाला तो 10⁻35। ओके, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई 1.42 इंटू 1.68 का मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलती है 1.1928 इंटू 10⁻60। ओके, तो अब हम इसे वापस से लिख लेते हैं एक बार। 24.79 डिवाइडेड बाय 1.1928, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻35 इंटू 10⁻60। सो यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म डिवाइड करने के बाद, यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन यानी लास्ट वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज़ 20.78 इंटू, यहाँ पर 10⁻35 में से 10⁻−16 गया तो आपको मिलता है 10⁻19। ओके, न्यूटन यानी फोर्स की ये यूनिट होती है न्यूटन, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये न्यूटन लिखा हुआ है। फाइनल अगर आपको इस 10⁻19 को 10⁻20 में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर 10⁻20 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे चेंज करेंगे तो 2.078 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये आपका फाइनल आंसर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चेंज। ये 10⁻20 आपका ये आंसर आया है। और ये 10⁻20 आया कैसे, मैं आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में थोड़ा करके बताना चाहता हूँ सॉल्व करके। जैसे कि हमारे पास जो आंसर आया था वो था 20.78, ओके, इंटू 10⁻19। तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड किया। 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ जैसे कि आप देखो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2.078 इंटू, यहाँ पर 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया यानी 10⁻1 है ये, सो 10⁻20, ये इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि ये दिखाया है कि यहाँ पे वैल्यू जो है 6.7 लिखी गई है, राइट। बट मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वो वैल्यू थी 6.67 जो कि यहाँ पर है ये, ओके। ये एक्चुअल वैल्यू है जो कि ऑलरेडी बताई गई है बुक में भी, बट यहाँ पर आपको इजी बताने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में जो है वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 6.7 किया गया है, मतलब 6.67 को 6.7 में कन्वर्ट करके आपके लिए और इजी कर दिया गया है। तो कैलकुलेशन में ये आपको थोड़ा इजी वे में कन्वर्ट करके दिखाया।
Let's start with the second numericals of your textbook page number 15, question number 50G. ये सेकेंड न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड है. ओके, सो क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg. ये अर्थ का मास होता है. ये आपको हमेशा रिमाइंड रखना है. ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. ओके, सो ये ऑलवेज भी कांस्टेंट रहेगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर. सो सॉल्यूशन में आप देखोगे जो हम डेटा लिखते हैं, मास हमको दिया है अर्थ का 6 × 10⁻24 kg, जो हमने क्वेश्चन से यहाँ से लिया. जो डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ऑलरेडी हमने राइट डाउन किया यहाँ पर. और इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड मास नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो सेकेंड मास क्या है? तो सेकेंड मास मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मास ऑफ द सन है. यानी कि सन को हमने यहाँ सेकेंड मास कंपेयर किया है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बता रहा है किसके किसके बीच का है, अर्थ और सन के बीच का है. सो वो है 3.5 × 10⁻22 न्यूटन. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ द सन. सो टू फाइंड दैट इज़ द मास ऑफ द सन, दैट इज़ m2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जी. आपको दिया ही गया जाता है ये 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फॉर्मूला आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसा ही है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. कैलकुलेशन पार्ट में हम वापस से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, और हमें m2 निकालना है, तो हम m2 को मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से एक साइड लेंगे. तो हमारे पास जो एक फार्मूला, नया फार्मूला रेडी होगा, वो होगा FD स्क्वायर अपॉन जी m1. ओके, वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे. F की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है 3.5 × 10⁻22 न्यूटन. ओके, इनटू d स्क्वायर, मतलब d की वैल्यू हमारे पास है 1.5 × 10⁻11 मीटर, जो कि सिर्फ d की वैल्यू है. तो फॉर्मूले में d स्क्वायर है, तो हम उसका होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन g की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इंटू m1 की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg. ओके, सो सॉल्व करिए हमने यहाँ पर, जैसे पहले न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया था वहाँ पे. इसी तरीके से कंटिन्यूसली हमने 10⁻² के टर्म को एक साइड रखा. 10⁻22 10⁻22 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, 10⁻44 हो जाएगा. और 10⁻24 डिनोमिनेटर में 10⁻24 और ये 10⁻−11 है. तो 10⁻24 में से 10⁻−11 को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 10⁻13. ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, ये सभी जो वैल्यूज़ है 3.5 × 1.5 × 1.5, ये सभी वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर में आपका आंसर आता है 7.875. ओके, सेम उसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपको 6.7 × 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 40.2. इस वैल्यू, ये वैल्यू को आपको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10⁻13 जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो 10⁻44 × 10⁻13 जो है 10⁻−13 में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलता है 0.1958 × 10⁻31 kg. राइट, यह आंसर भी आपका सही है, बट आपके टेक्स्ट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग 10⁻30 दिया हुआ है, तो मैंने इसको 10⁻30 में अगेन कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे 10⁻30 में कन्वर्ट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 1.958 × 10⁻30 kg. अब ये भी बहुत इजी है, 10⁻30 में किस तरीके से इसे कन्वर्ट किया गया, बहुत आसान है. हमने यहाँ पर 0.1958 × 10⁻31 लिखा. राइट, अगर मुझे इसे 1.9 करना है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 0.1958 × 10⁻30 किया, तो एक 10 हमारा बच गया, इंटू हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये 10 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.958 × 10⁻30 kg. ओके, दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, सो मैं अभी आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ. जैसे कि आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी जो है आपको एज यूजुअल एज अ होमवर्क कंप्लीट करना रहेगा, वन टाइम लिखना रहेगा, क्योंकि अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है. तो यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक ये आपको सॉल्व करना रहेगा. फिर उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2,
ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको 1 टाइम जो है पूरा प्रैक्टिस करना रहेगा और ये होमवर्क आपको मुझे शो करना भी रहेगा। ओके।